9वीं क्लास जींद में आप सबका स्वागत है। आधुनिक भारत की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम बात कर रहे थे भारत के वायसराय के बारे में। आगे हम बात करेंगे इसमें जो वायसराय हैं नेक्स्ट हमारे, उनका नाम है लॉर्ड लिटन। कई बार क्वेश्चन ये आता है कि जितने भी यूरोपियन थे या बोल सकते हैं अंग्रेज जो थे, उन सब के आगे लॉर्ड लिखा होता है। लॉर्ड का मतलब क्या है? ये एक उपाधि है और या बोल सकते हैं वो जितने भी अंग्रेज अधिकारी थे वो अपने आप को क्या मानते थे? भगवान का रूप मानते थे, इसलिए इनके आगे क्या लिखा होता है? लॉर्ड लिखा होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर लॉर्ड लिटन का जो समय है वो 1876 से लेकर के 1880 के बीच में है। यहां पर आप लॉर्ड लिटन का ये पिक्चर आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर लॉर्ड लिटन को ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है। ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एक अच्छे निबंधकार थे, अच्छे साहित्यकार थे, अच्छे कवि थे। इसी के कारण इनको क्या बोला गया? ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना गया। मुस्लिम एंग्लो प्राचार्य महाविद्यालय की स्थापना, यानी जो मुस्लिम जो थे उनके लिए एक महाविद्यालय स्थापित करवाया। और कहां पर स्थापित करवाया था? तो आप बोल सकते हैं ये अलीगढ़ में स्थापित करवाया। अलीगढ़ में स्थापित करवाया, यूपी में स्थापित करवाया। और यहाँ के आप बोल सकते हैं जो ताले हैं वो क्या हैं? बहुत ही फेमस हैं। तो मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किसके समय में हुई? तो बोल सकते हैं लॉर्ड लिटन के समय में हुई। और ये कहां पर है? तो आप बोल सकते हैं अलीगढ़ के अंदर है। देखिए इसका एक चित्र भी आप देख सकते हैं। ये आप बोल सकते हैं मुस्लिम प्राच्य महाविद्यालय है जो कहां पर है? अलीगढ़ के अंदर है। इसके बाद बात करते हैं हम यहां पर मध्य भारत में अकाल पड़ा, यानी लॉर्ड लिटन के समय में ही, लॉर्ड लिटन के समय में ही जो मध्य भारत है उस मध्य भारत में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। और अकाल पड़ने के दौरान बहुत से लोग मारे गए, यानी लगभग आप कह सकते हैं 50,000 के करीब लोग मारे गए। मध्य भारत की बात करें हम यहाँ पर, जैसे बंबई बोल सकते हैं, कर्नाटक बोल सकते हैं, ओडिशा बोल सकते हैं, पश्चिम बंगाल बोल सकते हैं। इन क्षेत्रों में क्या हुआ? भयंकर अकाल पड़ा। और अकाल पड़ने पर लगभग 50 लाख लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। यहाँ पर संख्याएं कोई निश्चित नहीं है, ये आप बोल सकते हैं सरकारी आंकड़ों के अनुसार ये चीजें बताई गई हैं। इसके बाद यहाँ पर जो अकाल पड़ा, उसी अकाल के लिए एक अकाल आयोग का गठन किया गया था। जो यहाँ पर आप बोल सकते हैं लॉर्ड लिटन के समय मध्य भारत में जो अकाल पड़ा उसके लिए क्या बनाया गया? एक अकाल आयोग बनाया गया। और उसकी जो अध्यक्षता थी वो किसने की? लॉर्ड रिचर्ड्स ने की थी। आप बोल सकते हैं लॉर्ड रिचर्ड्स जो थे उन्होंने क्या की? इसकी अध्यक्षता की या उन्होंने इसको गठित किया। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि मिली। यानी लॉर्ड लिटन के समय में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया जो थी दिल्ली के अंदर आई और उसके स्वागत के लिए यहां पर क्या लगाया गया? दिल्ली के अंदर दरबार लगाया गया। और ऐसा कब हुआ? तो आप बोल सकते हैं 1877 ईस्वी में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसके समय में, यानी लॉर्ड लिटन के समय में ब्रिटेन की जो महारानी थी विक्टोरिया, उसको कौन सी उपाधि दी गई? तो आप बोल सकते हैं केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। महारानी विक्टोरिया की अगर बात करें तो उसके लिए दिल्ली में दरबार लगाया गया और लगभग 4 बार दिल्ली में दरबार लगाया गया था अलग अलग समय में। जैसे हम देख सकते हैं यहां पर ब्रिटिश काल में हुए दिल्ली दरबार, यानी अंग्रेजों के समय में कुछ दिल्ली के अंदर दरबार लगाए गए, जिसमें प्रथम जो दिल्ली दरबार था वो कब लगा था? जैसे मैंने आपको बताया 1 जनवरी 1877 को महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। और उस किसके समय में दी गई? तो मैंने आपको बताया था लॉर्ड लिटन के समय में ये उपाधि दी गई थी या उसके लिए दिल्ली में दरबार लगाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा दिल्ली दरबार जो था वो किसके समय में हुआ था? तो आप बोल सकते हैं 1 जनवरी 1903 ईस्वी को
लॉर्ड कर्जन के द्वारा आयोजित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली के अंदर दूसरा दरबार जो लगा था वो किसके समय में लगा था? तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड कर्जन के समय में लगा था। और कब लगा था? 1903 ईस्वी में लगा था। और इसमें सम्राट एडवर्ड सप्तम की ताजपोश की घोषणा की गई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी ताजपोश की गई आप कह सकते हैं? तो सम्राट एडवर्ड सप्तम जो थे उसकी क्या की गई? ताजपोशी की गई। आप उसको राज सिंहासन पर बिठाया गया। यह ब्रिटिश सरकार का क्या था? एक शक्ति प्रदर्शन था। ये क्या था? ये ब्रिटिश सरकार का एक शक्ति प्रदर्शन मात्र बोल सकते हैं, एक शक्ति प्रदर्शन था जिसमें आप कह सकते हैं लॉर्ड कर्जन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके बाद अगर हम बात करें, तीसरा दिल्ली जो दरबार था वो लगा 1 जनवरी 1911 ईस्वी को। लॉर्ड होर्डिक के समय में क्या हुआ था? तीसरा दिल्ली दरबार लगा था। और इस दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी नाम के आप कह सकते हैं इंडिया में आई और उसके लिए क्या किया गया? दिल्ली में दरबार लगाया गया, या फिर उसकी आप बोल सकते हैं ताजपोशी की गई। और इस दरबार में बंगाल विभाजन को क्या कर दिया गया था? रद्द कर दिया गया था। और साथ में अगर बात करें तो भारत की जो राजधानी थी वो कलकत्ता से बदलकर क्या बना दी थी? दिल्ली बना दी थी। ये कल मैंने आपको बताया भी था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर कुछ मैंने इसकी स्टोरी भी बताई थी कि 1911 ईस्वी में जब महारानी मैरी और आप बोल सकते हैं जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उनके स्वागत के लिए आप कह सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रीय गान जो हमारा वो गाया था, यानी राष्ट्रीय गान लिखा था। लेकिन उस राष्ट्रीय गान के दौरान भारतीयों के बारे में कुछ नहीं लिखा और उसका काफी विरोध हुआ। और इस सारी की सारी जो बातें लिखी थी वो केवल जॉर्ज पंचम के बारे में लिखी थी। तो इसके बाद भारतीयों ने उसका क्या किया? काफी विरोध किया, क्योंकि भारतीयों के बारे में उसमें कुछ भी नहीं लिखा था। इसके बाद जॉर्ज पंचम जब अपने देश को लौट गए तो उन्होंने आप कह सकते रविंद्रनाथ टैगोर जी को एक पत्र लिखा और लंदन या इंग्लैंड आने की पेशकश की। लेकिन वहां पर जाने के बाद उससे ये कहा कि हम आपको एक नोबेल पुरस्कार देना चाहते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय जॉर्ज पंचम जो थे, जॉर्ज आप कह सकते हैं नोबेल पुरस्कार समिति के अध्यक्ष थे। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर जी ने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया, क्योंकि उसके स्वागत के लिए जो गीत गाया था या आप कह सकते हैं गान, राष्ट्रीय गान जो गाया गया था उसमें केवल भारतीयों के बारे में नहीं लिखा था, केवल उसके जॉर्ज पंचम के बारे में लिखा गया था। और भारत में इस राष्ट्रीय गान की क्या हुई थी? काफी आलोचना हुई थी, इसलिए उन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से मना कर दिया। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जॉर्ज पंचम से कहा कि अगर आपने मुझे नोबेल पुरस्कार देना है तो मैंने आप कह सकते हैं पुस्तक लिख रखी है गीतांजलि, आप उसके लिए मुझे नोबेल पुरस्कार दे सकते हैं। और उसके लिए उनको सबसे पहला भारत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था 1913 ईस्वी में, जो आप कह सकते हैं गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। इसके पीछे ये स्टोरी बताई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर चौथा दिल्ली दरबार 1 जनवरी 1921 में लॉर्ड रीडिंग के समय में आप कह सकते हैं लगाया गया था। और किसके स्वागत के लिए? प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर, यानी प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर क्या किया गया था? ये दिल्ली में दरबार लगाया गया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि भारत के अंदर 4 दिल्ली के अंदर दरबार लगाए गए थे और वो वेरी आप कह सकते हैं सभी के सभी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर सिविल सेवा में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिविल सेवा में जो परीक्षा होती थी उसके प्रवेश के लिए अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 19 वर्ष कर दी। ऐसा किसके समय में हुआ? तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड लिटन के समय में हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिविल सेवा में जो परीक्षा होती थी उसमें प्रवेश के लिए आयु कितनी रखी गई? आप बोल सकते हैं अधिकतम आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी? 19 वर्ष कर दी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या किया गया? पारित किया गया। यानी लॉर्ड लिटन के समय में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसका मतलब क्या था कि जितने भी भारत के अंदर समाचार पत्र थे या पत्रिकाएं जो थी उनके ऊपर क्या लगा दी? रोक लगा दी। यहां पर एक अमृत बाजार पत्रिका थी, अमृत बाजार पत्रिका थी जो पहले बांग्ला भाषा में छपती थी, लेकिन रातों रात उसको अंग्रेजी में क्या किया? छाप दिया गया। इसी तरह एक सोम प्रकाश पत्र था, सोम प्रकाश
पत्र जो था वो इससे क्या हुआ, काफी प्रभावित हुआ, लेकिन पायनियर जो अखबार था वो कह सकते हैं उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। किसके समय में, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड लिटन के समय में। इसी तरह अगर बात करें, इसी के समय में इंडियंस आर्म्स एक्ट पारित किया गया। इंडियंस आर्म्स एक्ट का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के अपने पास क्या नहीं रख सकता था, हथियार नहीं रख सकता था, बल्कि उसे आप कह सकते हैं अंग्रेजी सरकार से या बोल सकते हैं लॉर्ड लिटन के समय में जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे क्या लेनी पड़ती थी, अनुमति लेनी पड़ती थी। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर, ये देख सकते हैं आप वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर अंकुश लगाया गया। आप कह सकते हैं नेक्स्ट, आप कह सकते हैं ये लॉर्ड लिटन थे। यहां पर है। इसके बाद बात करते हैं लॉर्ड रिपन से संबंधित। इनका कार्यकाल क्या था, 1880 से लेकर के 1884, यानी लॉर्ड लिपन जो है इनका कार्यकाल क्या है, 1880 से लेकर के 84 तक। ये लॉर्ड लिपन का चित्र आप देख सकते हैं। सबसे पहले अगर बात करें यहां पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया गया, समाप्त किया गया। कब किया गया, 1882 ईस्वी में। शुरू किसके समय में हुआ था, लॉर्ड लिटन के समय में, लॉर्ड लिटन के समय में शुरू हुआ, लेकिन समाप्त किसके समय में हुआ, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड रिपन के समय में क्या कर दिया, इसको समाप्त कर दिया। कब समाप्त कर दिया, 1882 ईस्वी में। यानी भारतीय जो समाचार पत्र थे, पत्रिकाएं थे, उनको पूर्ण रूप से खोल दिया गया, या आप कह सकते हैं उनके ऊपर प्रचार प्रसार किया गया। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है जो भी आम लोग हैं उनके लिए एक पंचायती राज व्यवस्था का क्या करना, प्रबंध करना। उसकी शुरुआत किसने की, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड रिपन ने की थी। और भारत के अंदर सबसे पहले पंचायती राज लागू कहां पर हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज को क्या किया गया था, लागू किया गया था। और इसके लिए आप बोल सकते हैं, यहां पर देख सकते हैं 3 प्रकार की खंड बनाया गया, 3 प्रकार के सत्र इसके अंदर रखे गए। सबसे पहला जो सत्र था आप बोल सकते हैं जिसको बोलते थे जिला परिषद। इसको क्या बोलते थे, जिला परिषद। एक होता था इसके अंदर पंचायत समिति जो मध्य स्तर होता था, और सबसे नीचे वाला स्तर होता था उसको क्या बोलते थे, ग्राम पंचायत। सबसे ऊंचे वाला स्तर कौन सा था, जिला परिषद, और मध्य स्तर कौन सा था, पंचायत समिति, और ग्राम आप कह सकते हैं पंचायत क्या था, सबसे निचला स्तर था। तो यहाँ पर स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता किसे कहा जाएगा, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर सिविल सेवा में परीक्षा में प्रवेश के लिए आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर कितनी कर दी, आप बोल सकते हैं 21 वर्ष कर दी। यानी लॉर्ड लिटन के समय में क्या हुआ था, जो प्रवेश की आयु जो थी सिविल सेवा में वो क्या थी, 21 वर्ष से घटाकर क्या कर दी थी, 19 वर्ष। लेकिन यहां पर फिर क्या हुआ, 19 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 वर्ष कर दिया। यानी लॉर्ड लिटन ने जो कार्य किए थे वो लॉर्ड रिपन ने दोबारा से फिर क्या कर दिए, शुरू कर दिए। इसी के समय में भारत में क्या हुई, प्रथम नियमित जनगणना। इन्हीं के समय में क्या हुआ, प्रथम नियमित जनगणना हुई। जबकि मैंने आपको बताया था 1872 ईस्वी में भारत में क्या करवाई गई थी, आप कह सकते हैं प्रथम जनगणना करवाई गई। किसके समय में, तो हमने कल पढ़ा था लॉर्ड मेयो के समय में। यानी आप कह सकते हैं लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में भारत में क्या की गई, प्रथम जनगणना करवाई गई। लेकिन प्रथम नियमित जनगणना किसके समय में करवाई गई, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड रिपन के समय में करवाई गई। इसका मतलब क्या है, यानी प्रत्येक 10 वर्ष के बाद क्या होगी, एक जनगणना करवाई जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर भारत में कारखाना अधिनियम पारित किया गया। भारत में कारखाना अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया, 1881 ईस्वी में। किसके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में। यानी जितने भी मध्यम वर्ग के लोग थे, छोटे वर्ग थे, जो उद्योग उद्योगों में आप कह सकते हैं छोटे उद्योगों में काम करने वाले जो लोग थे, उनके लिए एक कारखाना अधिनियम पारित किया गया। और कब पारित किया गया, 1881 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर इसी लॉर्ड रिपन के समय में इल्ब्रेट बिल पास किया गया। इल्ब्रेट
बिल पास किया गया। इस इल्बिट बिल में क्या था बोल सकते हैं, इस इल्बिट बिल में जो भारतीय न्यायाधीश थे, उन भारतीय न्यायाधीशों को अंग्रेजों ने जो भी आप कह सकते गलत कार्य किए थे, अंग्रेजों ने जो भी आप कह सकते गलत प्रचार किया था, या अंग्रेजों ने जो भारतीयों का शोषण किया था, उनकी सुनवाई करने का क्या कर दिया, अधिकार दे दिया। किसे दे दिया अधिकार, भारतीय न्यायाधीशों को। लेकिन बाद में यहां पर अंग्रेजों ने, या अंग्रेजों के जो बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने लॉर्ड रिपन के खिलाफ क्या किया, आप कह सकते हैं विद्रोह किया, या आप कह सकते हैं उनको ये समझाया कि ये जो कानून आप लेके आ रहे हैं वो गलत है। और इसी इल्बर्ट बिल को क्या किस नाम से जाना गया, श्वेत विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहां पर 1881 ईस्वी में ही लॉर्ड रिपन ने के समय में मैसूर राज्य को क्या कर दिया, वापस कर दिया गया। यानी 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने मैसूर राज्य को क्या कर दिया, वापस कर दिया। यानी अंग्रेजी राज्य मिलाया गया था तो बाद में इसको क्या कर दिया, आजाद कर दिया। 1883 ईस्वी में अकाल संहिता लागू की गई। यानी जो भी उस समय क्या पढ़ते थे, अकाल पढ़ते थे, भूखमरी होती थी, तो उसके ऊपर क्या कह सकते हैं आप, कानून बनाने का कार्य किया कि लोगों को यहां पर बचाया जा सके अकाल से। इसके बाद लॉर्ड रिपन को ही सज्जन पुरुष की संज्ञा दी गई है। यानी भारतीयों के लिए काफी अच्छे साबित हुए हैं, क्योंकि कुछ कानून लॉर्ड लिटन के समय में बुरे साबित हुए थे, लेकिन लॉर्ड रिपन ने उनको क्या कर दिया था, ठीक कर दिया था। और इसी कारण से उसे क्या बोला गया, सज्जन पुरुष की संज्ञा दी गई, यानी अच्छा व्यक्ति वो कहलाया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, इसी के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है। लॉर्ड रिपन के समय को क्या बोलते हैं, स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किए थे, भारतीयों के लिए अच्छे काम किए थे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन के बारे में क्या कहा कि ये भारत का उदारक है, यानी भारत का भला चाहने वाला है। ऐसा किसने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। कई बार एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत का उदारक किसे कहा जाता है या किस वायसराय को कहा जाता है, तो आप लिख सकते हैं लॉर्ड रिपन को भारत का उदारक कहा जाता है। और ऐसा किसने कहा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा। या किसके काल को स्वर्ण युग का काल कहा जाता है, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड रिपन के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। और सज्जन पुरुष की संज्ञा किसे दी जाती है, तो आप बोल सकते हैं लॉर्ड रिपन को दी जाती है। लॉर्ड रिपन ने अपने बारे में कहा कि मेरा जो मूल्यांकन है वो मेरे कार्यों से किया जाए। लॉर्ड रिपन ने क्या कहा, मेरा जो मूल्यांकन है मेरे कार्यों से किया जाए, न कि मेरे शब्दों से। यानी जो मैंने कार्य किए हैं, आपके उद्धार के लिए मैंने जो कार्य किए हैं, आप उससे क्या कर सकते हैं, मेरा मूल्यांकन कर सकते हैं, मेरी जांच पड़ताल कर सकते हैं, न कि जो मैंने बोला है उसके बारे में, यानी मेरे शब्दों से नहीं। इसके बाद बात करते हैं यहां पर लॉर्ड डफरिन के बारे में। लॉर्ड डफरिन का जो समय है वो 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक है। इन्हीं के दिमाग की उपज कौन सी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जैसा मैंने आपको बताया था कि लाला लाजपत राय ने कहा था कि लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज कौन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। यानी इसी के समय में आप बोल सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या हुई, स्थापना हुई। तो आप बोल सकते हैं कब हुई, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके समय में बोल सकते हैं आप। इसके बाद बात करते हैं, इसी के समय में ग्वालियर और सिंधिया का शासन पुणे को प्राप्त हो गया था। यानी दक्षिण के अंदर जो ग्वालियर है और सिंधिया जो क्षेत्र है वो किसको प्राप्त हो गया, पुणे को प्राप्त हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर, लॉर्ड डफरिन के समय में ही यहां पर बंगाली टेनेसी एक्ट, यानी बंगाल के लिए एक अच्छा एक्ट पारित किया गया, पंजाब के लिए एक्ट बनाया गया, और अवध के लिए भी क्या बनाया गया, एक टेनेसी एक्ट बनाया गया। और ऐसा कब हुआ, 1885 ईस्वी में। यानी लॉर्ड डफरिन के समय में ही जैसे 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसी दौरान यहाँ पर 1885 में बंगाल टेनेसी एक्ट पारित किया गया, पंजाब टेनेसी एक्ट पारित किया गया, और अवध टेनेसी एक्ट पारित भी किया गया था। इसके बाद अगर हम बात करें यहां पर लॉर्ड लैंसडाउन, इनका जो समय था वो था 1884 से 1894 ईस्वी तक। लॉर्ड लैंसडाउन जो था, इनका कार्यकाल कितना था, 1884 से लेकर 1894 तक। ये देख सकते हैं लॉर्ड लैंसडाउन का एक चित्र है। इसी के समय में, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही क्या हुआ था,
डुरंड सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। यानी आप बोल सकते हैं ये डुरंड सीमा रेखा जो थी पहले आप बोल सकते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। पहले किसके बीच में थी? भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। लेकिन वर्तमान समय की बात करें तो किस किस के बीच में है? तो आप बोल सकते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में है। तो डुरंड सीमा का निर्धारण भी आप कह सकते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ। 1891 ईस्वी में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। यानी जो भी छोटे उद्योगों में काम करने वाले जो लोग हैं उनके लिए दूसरा अधिनियम बनाया गया और इसमें खासकर महिलाओं को 11 घंटे काम करने के लिए अनुमति दी गई और सप्ताह में एक छुट्टी का भी प्रावधान किया गया। और ऐसा एक्ट कब पारित हुआ? तो आप कह सकते हैं 1891 ईस्वी में। और इसे किस नाम से जाना गया? दूसरा फैक्ट्री अधिनियम। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव की शुरुआत की गई। यानी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में ही गणपति महोत्सव क्या किया गया? शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? 1893 ईस्वी में। और किसने शुरू किया? तो आप बोल सकते हैं बाल गंगाधर तिलक ने। खासकर ये महाराष्ट्र के अंदर मनाया जाता है। इसी के समय में यानी लॉर्ड लैंसडाउन के समय में 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। कौन सा एक्ट पारित किया गया? इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया। तो इसकी कुछ बातें आप यहां पर देख सकते हैं। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या, यानी केंद्रीय इंडियन काउंसिल एक्ट में क्या हुआ था? यानी केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की जो संख्या है कम से कम 10 और अधिक से अधिक कितनी की गई? 16 निश्चित की गई। यानी कम से कम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 10 और अधिक से अधिक संख्या कितनी होगी? आप बोल सकते हैं 16 निश्चित की गई। इनमें से 10 क्या होंगे? गैर सरकारी आप कह सकते हैं होंगे या उनके होने आवश्यक हैं। यानी कम से कम कितने? 10 और ज्यादा से ज्यादा कितने होंगे? 16। लेकिन इनमें गैर सरकारी सदस्य कितने होंगे? आप बोल सकते हैं 10 होंगे। उसके बाद प्रांतों में व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में क्या की गई? वृद्धि की गई। यानी प्रांतों के अंदर जो व्यवस्थापिका सभा जो थी उसके अंदर गैर सरकारी जो संस्था थी या गैर सरकारी जो सदस्य थे और कुल सदस्यों की संख्या में क्या कर दी गई? वृद्धि कर दी गई। बंबई और मद्रास में यह संख्या 20। बंबई और मद्रास में कितनी की गई? 20 की गई। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, भारत में निर्वाचन पद्धति आरंभ नहीं थी। यानी इस समय 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत भारत में निर्वाचन पद्धति आरंभ नहीं थी। इसी कारण से व्यवस्थापिका सभा के सभी सदस्य गवर्नर जनरल और गवर्नरों के द्वारा क्या होते थे? नियुक्त किए जाते थे। यानी निर्वाचन पद्धति इस दौरान आरंभ नहीं थी, केवल वहां पर सदस्यों को नियुक्त किया जाता था। किसके द्वारा? गवर्नर जनरल और गवर्नरों के द्वारा ही नियुक्त किया जाता था। अब इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स या केंद्र में प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के गैर सरकारी सदस्यों की सलाह से किए जाने की व्यवस्था की गई। इन व्यवस्थापिका सभाओं के सदस्यों को वार्षिक बजट के लिए आर्थिक प्रस्तावों पर बहस करने का अधिकार दिया गया। यानी जो व्यवस्थापिका सभा के जो सदस्य थे उन सदस्यों को जो वार्षिक बजट जो होता था उस वार्षिक बजट के अंदर जो आर्थिक प्रस्ताव लेके आए जाते थे या लाए जाते थे उन पर क्या करना होता था? उनको बहस का अवसर दिया जाता था। उन पर मतदान नहीं कर सकते थे वो, यानी बहस तो कर सकते थे लेकिन वो उन पर मतदान नहीं कर सकते थे। सार्वजनिक प्रश्न भी वहां पर क्या कर सकते थे? उठा सकते थे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारी बातें 1892 से संबंधित अधिनियम से संबंधित है। 1892 ईस्वी में इस कानून से भारतीयों को केवल दिखावे का मात्र लाभ हुआ। यानी भारतीयों को केवल दिखाने के लिए ही लाभ किया गया, यानी पूर्ण रूप से उनको लाभ नहीं मिला, केवल वास्तविकता लाभ नहीं हुए या असलियत में लाभ उनको नहीं मिले। व्यवस्थापिका सभा के कार्य जनहित में नहीं थे, यानी लोगों की भलाई के लिए नहीं थे। यह एक्ट अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नरम दल को भी संतुष्ट नहीं करता। यानी अखिल भारतीय कांग्रेस जो थी उसके नरम दल के जो नेता थे उन नेताओं को भी ये जो एक्ट जो था वो क्या नहीं करता था? संतुष्ट नहीं करता था। और इसी समय बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था
स्वराज्य हमारा क्या है, जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी 1892 ईस्वी में इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत बाल गंगाधर तिलक ने यहां पर नारा दिया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम क्या करेंगे, लेकर रहेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक हमने जितने भी वीडियो इस बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल और वाइस राय से संबंधित बनाई है वो सारे की सारी वेरी इंपॉर्टेंट है और इनमें से 1 से 2 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। नैनी क्लासेस जींद की तरफ से जो मुहिम शुरू की गई है और इसके अंदर बहुत अच्छे टीचर हैं जो जिनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, कोई 10 साल से पढ़ा रहा है, कोई 15 साल से पढ़ा रहा है। आप घर पर बैठ करके या इन सभी आप कह सकते हैं क्लासेस को देख करके अपना भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। धन्यवाद।